सारी बातें समझने के बाद शक्ति मौली को एहसास हो चुका था कि अगर वो देवयानी की मदद नहीं करेगा तो इंद्रनगर के साथ साथ उसके राज्य में भी तबाही हो जाएगी। इसलिए उसने देवयानी से मदद करने के लिए हामी भर दी, लेकिन उसने देवयानी के सामने शर्तों का पुलिंदा रख दिया था। कैसी शर्त युवराज? देवयानी ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। मेरा ग्रह निष्कासन वापस लिया जाए और मुझे अनवरत इस ग्रह के लिए पारद से मिलने वाली ऊर्जा में हिस्सा दिया जाए, जिससे कि यहाँ के निवासियों का जीवन सुरक्षित हो सके। कहते हुए शक्ति मौली ने अपनी शर्तें देवयानी के सामने रख दी। हालांकि वो ये बात जानता था कि देवयानी इन शर्तों को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन वो कुलगुरु के सामने इन शर्तों को रख सकती है, और अगर कुलगुरु ने हामी भर दी तो राज परिवार का सदस्य होने के नाते उसका राजमहल द्वारा दिया गया दंड स्वतः निरस्त हो जाएगा। देवयानी समझ गई कि युवराज अब राज्य रक्षक को खोजने के लिए मदद देने की आड़ में इस समझौते का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानती थी कि बिना शक्ति मौली के राज्य रक्षक के पास पहुंचना तो दूर, इस ग्रह से निकलना भी असंभव था। अतः उसने फिर से अपनी चाल चलते हुए शक्ति मौली से कहा, युवराज, आप मेरी राज्य रक्षक को ढूंढने में मदद कीजिए, और उसके बाद जब हम इंद्रनगर वापस चलेंगे तब मैं कुलगुरु के सामने आपकी शर्तों का उल्लेख करूंगी, और हो सकता है कि राज्य रक्षक को ढूंढने में मदद करने के एवज में आपका ग्रह निष्कासन स्वतः ही समाप्त कर दिया जाए। देवयानी के इतना कहने के बाद शक्ति मौली उसकी तरफ से मुंह फेरकर उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और फिर बोला, तुम्हारे द्वारा सुझाया गया ये विकल्प भी श्रेष्ठ है देवयानी, इस पर भी विचार किया जा सकता है। उसके इतना कहते ही देवयानी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी फैल गई और वो समझ गई कि शक्ति मौली उसके बातों के चंगुल में फंस चुके हैं। लेकिन उसके आगे जो शक्ति मौली ने कहा वो देवयानी के चेहरे से वो मुस्कुराहट छीनने के लिए काफी था। क्या तुमने मुझसे ऐसे शब्दों की आशा रखी हुई है कि मैं तुम्हारे प्रस्ताव पर यह उत्तर दूंगा? जब वो फिर से देवयानी की तरफ घूमा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमने महाशक्तिशाली कालनेमी के महाबली भाई असुराग को मारने वाले इंद्रनगर के पथ प्रदर्शक और इंद्रनगर के चक्रवर्ती महाराज चंद्रमौली के छोटे भाई युवराज शक्ति मौली को मूर्ख समझ रखा है देवयानी? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि महल से बाहर खड़े उसके रक्षकों ने समझा कि शक्ति मौली के ऊपर देवयानी ने हमला कर दिया है और वो उस ओर दौड़ पड़े जिधर वो दोनों खड़े हुए थे। उसका ये रौद्र रूप देवयानी के मन में सिहरन पैदा कर गया। वो समझ गई थी कि शायद अब तक किए गए उसके प्रयासों पर उसके एक वाक्य ने पानी फेर दिया है। जब तक वो शक्ति मौली के तेज आवाज से अपने आप को संभालती, महल के रक्षक उसके अगल बगल आकर खड़े हो चुके थे। उनके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था और उनकी क्रोध भरी आंखें कह रही थी, महाराज आदेश दो, हम अभी तुरंत इसे मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन शक्ति मौली ने स्थिति को संभालते हुए उन्हें बाहर जाने का इशारा किया और उसका इशारा पाते ही वो लोग सामान्य हो गए और वापस बाहर की ओर चले गए। उनके जाने के बाद देवयानी ने राहत की सांस ली और फिर शक्ति मौली की तरफ अनुनय भरी निगाह से देखते हुए कहा, मेरा ये मतलब नहीं था युवराज। वो आगे कुछ और बोलती कि उससे पहले ही शक्ति मौली ने उसकी बात काट दी और बोला, तुम्हारा जो भी मतलब रहा हो देवयानी, लेकिन मेरा मतलब साफ है। तुम कुलगुरु के सामने ये प्रस्ताव रखो और अगर वो हाँ बोलते हैं तो मैं तुम्हारे साथ राज्य रक्षक को ढूंढने जाने के लिए तैयार हूं। और अगर तुम ये मानकर चल रही हो कि ग्रह निष्कासन के समय मैं चुप था तो इसके पीछे कई वजह थी और यहाँ कोई वजह नहीं है कि मैं चुप रहूं। शक्ति मौली का ये वाक्य सुनकर देवयानी को कोई संशय नहीं रह गया था कि बिना कुलगुरु के वचन को लिए हुए युवराज शक्ति मौली उसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाने देंगे। ठीक है युवराज, मैं कुलगुरु के सामने ये प्रस्ताव जरूर रखूंगी, लेकिन आप भी जानते हैं कि कवच सिर्फ एक बार ही कार्य करने में सक्षम है। अगर हमने उसके द्वारा कुलगुरु से संपर्क साधा तो फिर हमें राज्य रक्षक को पूरे ग्रह पर ढूंढना पड़ेगा और शायद पूरे ग्रह पर ढूंढने की वजह से हम तय समय सीमा के अंदर उन्हें ना ढूंढ पाए। कहते हुए देवयानी ने अपनी शंका जाहिर कर दी थी। देवयानी की शंका हालांकि तनिक भी जायज नहीं थी। कुलगुरु के द्वारा दिया गया कवच ही उसे सिद्धार्थ तक जल्द से जल्द पहुंचाने में मदद कर सकता था और अगर देवयानी ने उसका इस्तेमाल कुलगुरु के साथ संपर्क साधने में कर लिया तो फिर उसके रास्ते में
तमाम मुश्किलें आने वाली थी। जब देवयानी ने शक्ति मौली के सामने ये बात रखी तो कुछ क्षण के लिए वो भी सोच में पड़ गया, लेकिन फिर अचानक से उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और वो देवयानी की ओर देखते हुए बोला, इसकी चिंता मत करो देवयानी, उसके लिए कोई ना कोई उपाय खोज लिया जाएगा। अभी के लिए आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि राज्य रक्षक को ढूंढने के लिए इस ग्रह से निकला जाए और कैसे मुझे अपने साथ मिलाया जाए, जिसका रास्ता मैंने आपको बता दिया है। शक्ति मौली के मुंह से निकली हुई एक एक बात देवयानी के माथे पर बल डाल रही थी। वो समझ चुकी थी कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन शक्ति मौली के फंदे से अपने आप को बचा नहीं सकती थी। भले ही वो इंद्रनगर से निष्कासित कर दिए गए हों, लेकिन उनके अंदर वही खून बह रहा था जो कि महाराज चंद्रमौली के अंदर था। आखिरी में जब उसे और कोई रास्ता ना दिखा तो उसने अपने हथियार डाल दिए और अब उसने कुलगुरु से संपर्क करने का निर्णय ले लिया था। उसने पहले इसलिए शक्ति मौली को संशय में डालने की कोशिश की थी क्योंकि वो चाहती थी कि कुलगुरु राज्य रक्षक के मिलने के बाद युवराज शक्ति मौली को राज्य बचाने में मदद करने के लिए पुरस्कार स्वरूप क्षमा कर दें। लेकिन वो अपने चरित्र के ऊपर ये दाग नहीं लगने देना चाहती थी कि उसने एक राजद्रोही को क्षमा करने के लिए प्रस्ताव रखा था। मीराग्रह पे ये किसी निर्दोष की हत्या से ज्यादा गंभीर पाप था। लेकिन शक्ति मौली भी कोई आम व्यक्ति नहीं था, वो राज परिवार का सदस्य था और इसलिए वहां के सारे नियम कानून से परिचित था। वो ये बात भली भांति जानता था कि पारद ने भले ही नया राज्य रक्षक ढूंढ लिया हो, लेकिन जब तक वो राज्य रक्षक इंद्रनगर नहीं पहुंच जाता तब तक उसे ढूंढने के लिए जो शख्स मिराग से भेजा गया है वो ही राज्य रक्षक के पद का निर्वहन करता रहेगा। इसलिए देवयानी ही अभी कार्यवाहक राज्य रक्षक की भूमिका निभा कर रही होगी। अगर वो उसके गृह निष्कासन को समाप्त करने के संबंध में कुलगुरु के सामने प्रस्ताव रखती है तो अवश्य ही इसका भारी बल पड़ेगा और हो सकता है इंद्रनगर को बचाने के लिए और देवयानी के कहने पर उसका गृह निष्कासन समाप्त कर दिया जाए। देवयानी का निर्णय उसके लिए कितना भारी पड़ने वाला था या कितना अच्छा होने वाला था, इसका अंदाजा देवयानी को जरा भी नहीं था। साथ ही उसे पृथ्वी पर तेजी से बीत रहे समय की भी चिंता सता रही थी। कलिस्टो का एक एक मिनट पृथ्वी पर 12 गुना तेजी से बीत रहा था। आधी रात बीत चुकी थी। घड़ी की सुई ने रात के 2 बजा दिए थे, लेकिन रिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि जिस दादू ने उसके पहले प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के लिए इतने पैसे पार्टी में खर्च कर दिए थे जितने उस प्रोजेक्ट से आए भी नहीं थे, तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को सफल होने पर उनकी आवाज में जरा सा भी उत्साह क्यों नहीं था। हो न हो वो करणवीर को देखकर ज्यादा नाराज हो गए हैं और शायद वो इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस बर्ताव की वजह करणवीर कम कोई और वजह ज्यादा थी। जगत प्रसाद अपने बिस्तर पर आराम से लेटे हुए थे और लोबो वहीं खड़ा था। डॉक्टर की तरफ से भेजी गई नर्स भी वहीं बैठी थी। वो सब जानती थी कि जगत प्रसाद बीमारी का बहाना बना रहे हैं, लेकिन वो किसी से कह नहीं सकती थी और ना ही उसे कोई मतलब था। लोबो ने उसे बाहर जाने को कहा और जब वो बाहर निकल गई तो उसने जाकर दरवाजा बंद किया और फिर वहीं पड़ी कुर्सी को आगे सरकाकर जगत प्रसाद के बेड के पास बैठ गया और उससे बोला, सर, आपने अभी तो रिया बेबी को वापस बुला लिया है, लेकिन आप उस प्रोजेक्ट से उन्हें दूर कैसे करेंगे? जगत प्रसाद ने लोबो की ओर देखते हुए एक ठंडी आह भरी और बोले, लोबो, पता है मैं रिया को पुष्पदीप से भी ज्यादा चाहता हूँ। मुझे उसमें पुष्पदीप और आकाश दोनों के अक्स दिखते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसे कभी भी पता चले कि उसके पापा और भाई के साथ क्या हुआ था। अगर उसे कभी भी सच्चाई पता चली तो उसका नाजुक और मासूम दिल टूट जाएगा, और अगर उसे कुछ हुआ तो फिर। और माँ के बारे में? लोगों ने जैसे ही ये कहा, जगत प्रसाद का चेहरा एकदम सख्त हो गया, लेकिन उन्होंने बात को ज्यादा गंभीरता के साथ बोलते हुए कहा, बस इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो राजस्थान कभी ना जाए। ना वो कभी जाएगी और ना ही उसके सामने वो बातें आएंगी जो मैंने पिछले 20 सालों से अपने दिल में दबा कर रखी है। कहते हुए वो चुप हो गए और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद वो फिर से लोबो की ओर देखते हुए बोले, लोबो, रिया के अंदर पुष्पदीप का कम, उसकी माँ का खून ज्यादा है। वो इस वक्त हमारे बारे में ही सोच रही होगी, इसलिए हमें अगला कदम बहुत फूंक कर उठाना होगा।
लोबो ने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, छोटा मुंह बड़ी बात सर, लेकिन अभी आपको रिया बेबी के खुशी में शामिल होना चाहिए था। वो फ्लाइट में भी बहुत गुमसुम थी क्योंकि उन्हें ये एहसास हो रहा था कि आपको प्रोजेक्ट के बारे में खुशी नहीं हुई। उसकी बात सुनकर जगत प्रसाद माथुर एकदम से शांत हो गए और कुछ फिर लंबी सांस भरते हुए बोले, जानते हो लोबो, हम इंसानों में सबसे कॉमन बात क्या है? हम जब बहुत ज्यादा निराशा में होते हैं तो हम दिमागी रूप से चाहे जितना मजबूत हों, लेकिन वो चेहरे पर दिख ही जाता है। पहले डॉक्टर वर्मा का एक्सीडेंट, फिर डॉक्टर वर्मा का करणवीर के लिए काम करने की जानकारी मिलना, फिर रिया का उससे ऐसे बात करना कि जैसे वो सब कुछ जानती हो, और फिर उसका मुझे बिना सलाह लिए राजस्थान जाने का प्लान कर लेना। ये सब मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर गया था और मैं कभी नहीं चाहता था कि उसे वहां प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट और लोग मिले, इसलिए शायद मुझे खुशी महसूस नहीं हुई। जगत प्रसाद माथुर लोबो को रिया के बारे में बताया जा रहे थे और लोबो ध्यान से उनकी एक एक बात सुने जा रहा था। और जब जगत प्रसाद माथुर ने अपनी बात खत्म की तो लोबो उनकी ओर देखते हुए बोला, सर, आपकी एक छोटी सी गलती ने रिया बेबी को आपके ऊपर शक करने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने गोली को भी फोन किया था, लेकिन उसने भी मामला संभाल लिया था। लेकिन सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब आप डायरेक्ट मना कर सकते हैं इन्वेस्टर्स को, तो इतना बड़ा बहाना बनाने की क्या जरूरत? उसका कहना भी सही था। जगत प्रसाद माथुर भले ही बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन थे वो माथुर ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक ही। अगर वो रिया के इन्वेस्टर्स को सीधे मना कर देते तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो रिया के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे, ये बात अभी भविष्य के गर्भ में छिपी हुई थी। अगर तुम यही समझ जाते लोबो, तो जहां मैं लेटा हूं वहां तुम होते, और जहां तुम हो वहां मैं होता। खैर, ये सब जाने दो, तुम बस ये पता करके बताओ कि रिया का आगे का क्या प्लान है। उसके पेपर के स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए। और दूसरी बात, मैं राजस्थान में किसी भी व्यक्ति के साथ संपर्क ही नहीं करना चाहता। कहते हुए जगत प्रसाद ने लोबो को रिया के प्रोजेक्ट का पेपर लाने का आदेश दे दिया था। सुबह मैं बोलता हूँ कि आपने पेपर देखने के लिए मांगे हैं, वो लाकर आपको दे देंगी, स्क्रीनशॉट की क्या जरूरत? जगत प्रसाद माथुर की बात सुनने के बाद लोबो ने एक अबोध बच्चे की तरह जवाब दिया, एकदम से मूर्खों वाली बात ना करो लोबो। जो कहा जा रहा है बस उतना करो। गलती से रिया के सामने उसके प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। ए, खास ख्याल रहे तुम्हें। लोबो की बात सुनने के बाद जगत प्रसाद माथुर थोड़ा गुस्सा होते हुए बोले, और उनका गुस्सा देखकर लोबो थोड़ा सा सकपका गया था। ठीक है सर, कहते हुए लोबो चुप हो गया था। इधर लोबो और जगत प्रसाद आपस में बातें कर रहे थे, उधर रिया के कदम धीरे धीरे उनके रूम की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। ऐसा कौन सा राज था जो जगत प्रसाद ने रिया से छिपा के रखा था, जिसका खुलासा वो रिया के सामने नहीं होने देना चाह रहे थे? और क्या रिया के सामने आ जाएगी लोबो और जगत प्रसाद की हकीकत? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।